तो पहले डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट सीखते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड होगा जून या उसके बाद हमने लिखना है सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम स्टार्ट कहां से करते थे? प्रॉफिट से। और अब हमने कहां से स्टार्ट करना है? क्योंकि अब डायरेक्ट मेथड है। ये मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। पेपर में नहीं लिखने की जरूरत, क्योंकि वो पेपर में बताएगा तो डायरेक्ट मेथड, नहीं बताएगा तो अपनी मर्जी। ठीक है, बेहतर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड होता है ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस उसी की होती है। बट अगर आपको इंफॉर्मेशन ऐसी मिल जाए कि आपको डायरेक्ट मेथड इजी लगे, जल्दी हो, तो फिर वो कर लो। तो सबसे पहले आपने एक लिखना है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। वर्किंग नंबर 1, ये हमेशा वर्किंग से ही आएगा। एक इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, वो वर्किंग मैं आपको बताता हूं अभी। फिर कैश फ्लो, कैश पेड टू सप्लायर, वर्किंग नंबर 2। कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस, कैश received from other income, कैश आपने कस्टमर से कितना रिसीव किया, कैश आपने सप्लायर को कितना पे कर दिया, बाकी एक्सपेंसेस के लिए कितना कैश पे कर दिया, बाकी इनकम आपको कितनी कैश में मिली। अब ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट मेथड, कितना कैश कस्टमर से आया, इनफ्लो, कितना पेमेंट की, आउटफ्लो, कोई खर्चा पे किया, आउटफ्लो, कोई इनकम आई, इनफ्लो, बट इन फॉर्म ऑफ कैश। अच्छा, इसमें वो किसी भी तरीके से किसी भी अंदाज से सवाल पूछेगा, आप अपना अंदाज सही रखना। अब इससे जो आंसर आएगा पता क्या आएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। पता है हम कहां पहुंच गए? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद क्या आता है? इंटरेस्ट पेड, आगे सेम, बस यहां तक ही मसला था। टैक्स पेड, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी होगी। हाँ, ड्राइंग या डिविडेंड भी आता है, बाकी सेम है। कौन सी चीजें ऑब्सलीट हो गई? प्रॉफिट गया, एडजस्टमेंट सारी गई, वर्किंग कैपिटल सारा गया। तो सारे की जगह ये 4 चीजें आ गई। इन चारों में से कभी कभी 3 चीजें होती है, चौथी अदर इनकम वाली होती ही नहीं है। होगी तो लिख लेंगे, कोई मसला ही नहीं। अब ये वर्किंग, तो ये वर्किंग नंबर 3 होगा, अगर होगा तो ये वर्किंग नंबर 4 होगा। तो 4 वर्किंग आपको डायरेक्ट मेथड में एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, बाकी सेम। आगे इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेम, फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेम, कोई मसला है ही नहीं। तो इस वर्किंग को पहले लिख ले। वर्किंग नंबर 1,
कस्टमर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट लिखने का मतलब क्या है? डेटर है या कस्टमर? डेटर और कस्टमर में फर्क क्या होता है? डेटर और कस्टमर में फर्क क्या है? इसमें कैश सेल्स भी आएगी, क्रेडिट सेल्स भी आएंगी, और डेटर में सिर्फ क्रेडिट सेल्स। मतलब ये डेटर भी है एज वेल एज कैश कस्टमर में भी इसके अंदर ही है। तो जब ब्रॉड ऑन में लिखूंगा तो ब्रॉड ऑन कस्टमर का नहीं होगा, डेटर का होगा। और जो कैरिड ऑन लिखूंगा तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यहां पर, क्योंकि आप लोगों का पीआरसी सबका ही पास है, यहां पर जो मेरा ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन आएगा वो ग्रॉस डेटर का आया करेगा अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, या नेट डेटर्स का है। पहली बात, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, जो डेटर गिवन है वही लेंगे। बट अगर प्रोविजन की इंफॉर्मेशन है तो लेजर बनाते हुए ग्रॉस डेटर लिए जाते हैं या नेट डेटर्स लिए जाते हैं। क्या? हमेशा ग्रॉस डेटर लो। अगर है ही एक, कोई प्रोविजन नहीं है, तो फिर जो गिवन है वही लेंगे। बट अगर उसने प्रोविजन की इंफॉर्मेशन बताई हुई है तो यहां पर ग्रॉस डेटर्स लेने हैं। नेट, अगर नेट गिवन है तो उन्हें ग्रॉस बना लेंगे अगर बन सकते हैं, नहीं बन सकते तो है ही वो ग्रॉस। उसके बाद डेटर्स बढ़ते कैसे हैं? सेल करने से। यहां पर कौन सी सेल आएंगी? कैश भी, क्रेडिट। आपको अलग अलग करने की जरूरत, वो अलग अलग दे फिर भी दोनों लिखनी है, इकट्ठी दे दे लिख देनी। डेटर काम कैसे होते हैं? कैश पे कर दे, बैड डेट्स हो जाए, डिस्काउंट अलाउड। अगर सवाल के अंदर ये चीजें बताई होंगी तो लिखेंगे, वरना नहीं। उसके बाद काउंट्रा, खत्म। मेन बस इतना ही आता है पेपर। जी मेरे भाई, बात समझ लगी? डेटर्स हमारे डेबिट कैसे होते हैं? जब हम उन्हें सेल करते हैं। हाँ, अगर चेक डिसऑनर हो जाए, वो आगे फर्दर बातें भी हैं। चेक डिसऑनर हो जाए तो डेटर बढ़ जाते हैं। चेक डिसऑनर हो जाए तो डेटर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब उसने हमें चेक दिया था हमने अपने अकाउंट रिसीवेबल कम किए थे। अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो हम यहां पर बैंक के नाम से चेक डिसऑनर हो जाए, अगर कभी जिंदगी में वो ऐसी चीज पूछ भी ले तो हमारे डेटर्स बढ़ जाए। हमने करना क्या है, इसमें जो इंफॉर्मेशन होंगी लिख लेंगे, और आपकी एक बैलेंसिंग फिगर आएगी। वो कौन सी होगी भला? ये क्या चीज है भला? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। ये क्या चीज है? एंट्री पास करो, एंट्री पास कर सकते हो। कैश डेबिट, कस्टमर क्रेडिट, कैश टू कस्टमर। तो ये हमारा कैश इस साल भर में सेल की वजह से इतना डेबिट हुआ है, चाहे वो कैश सेल से है या कस्टमर डेटर्स ने पैसे दिए। ये हमारी वर्किंग नंबर 1 पूरी हो गई। कैश फ्रॉम कस्टमर। ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, ख्याल क्या रखना है? कौन सा ब्रॉड ऑन लेना है? ग्रॉस लेना। फिर अगर हमारे डेटर्स बढ़ रहे हैं, वो सेल की वजह से बढ़ते हैं या चेक डिसऑनर होता है। और कम कैसे होते हैं? कैश दे दें, बैड डेट्स हो जाए, डिस्काउंट अलाउड हो जाए, काउंटर हो जाए, सब कुछ लिखेंगे अकाउंट की हद तक। अब आप कहते सर आपने तो बैड डेट्स कहा था इग्नोर करने, वो इनडायरेक्ट मेथड में इग्नोर करना, इसमें नहीं। इसमें अकाउंट के अंदर तो जो चीज अकाउंट की है वो हर हाल में आएगी। अकाउंट में कभी कोई चीज इग्नोर नहीं हो सकती। फिर वर्किंग नंबर 2 पे जाए तो क्या है वर्किंग नंबर 2 मोशन? वर्किंग 2 क्या है? पहली वर्किंग होगी ना, कैश फ्रॉम कस्टमर, कैश पे टू सप्लायर। तो सप्लायर का अकाउंट बना लो। इसका ब्रॉड ऑन किस साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर। कैरिड ऑन किस साइड पर आएगा? डेबिट साइड। ओके होगी बात? उसके बाद अगर हम
हमारे परचेज करेंगे तो हमारे सप्लायर बढ़ेंगे या कम होंगे, चाहे कैश चाहे क्रेडिट, क्योंकि हम क्रेडिटर का तो लेजर बना ही नहीं रहे, हम किसका लेजर बना रहे हैं, सप्लायर का। तो सप्लायर में कैश वाला भी होगा और क्रेडिट वाला। उसके बाद अगर वो हम उसे पे कर देंगे तो हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा, सप्लायर डेबिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न से भी, अगर सवाल के अंदर वहां पर से रिटर्न लिखा था, लिख लो, डिस्काउंट रिसीव्ड और काउंट्रा। काउंटर तो सबको पता है ना, काउंटर में हमारे रिसीवेबल भी कम होते हैं, हमारे पेएबल भी कम। वहां पर से रिटर्न भी लिख लो अगर हो तो। लो मेरे भाई खत्म होगी कहानी। इसमें आप लोगों ने जो फाइंड किया करना है पेपर में वो होगा कैश पे टू सप्लायर। ये इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, ये आउटफ्लो होगा क्योंकि ये कैश पे कर रहे हैं। ओके होगी बात, आगे चलते हैं। अगला अकाउंट क्या है, एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे। वर्किंग नंबर 3, एक्सपेंस का लेजर। मैं तो आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कहता होता था, गौर से पढ़ लो, ये सारे वही लेजर्स हैं। एक्सपेंसेस का लेजर। अब मुझे बताएं, अगर कोई एक्सपेंस आपके पास प्रीपेड है तो किस साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर, क्योंकि अगर ब्रॉड डाउन है प्रीपेड का, डेबिट साइड पर, और अगर है ब्रॉड डाउन एक्रूड का, क्योंकि वो फिर लायबिलिटी होती है। इनके बैलेंसेस अपोजिट साइड पे कैरिड ऑन। एसपीएल, जितने एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं वो डेबिट साइड पर आएंगे या क्रेडिट साइड पर, डेबिट होंगे बट आएंगे क्रेडिट साइड पर, क्योंकि इधर तो कैश आएगा। अब जरा ध्यान से बात सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने लेने हैं कैश फॉर्म वाले, कौन से लेने हैं, यहां पर जितने भी एसपीएल में, ये बस 2 मिनट की बात है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और अगर डायरेक्ट मेथड मुश्किल लगता है ना, वो उसकी वजह ये है, तो आप ना थोड़ा सा अपने आप को जगाएं ताकि वो थोड़ी सी समझ लग जाए। बात बताने लगा हूं, अगर यहां पर आपने सिर्फ वो एक्सपेंस लिखने हैं जो कैश आइटम्स होंगे, कौन से, क्योंकि हम तो कैश फ्लो बना रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये कैश है या नॉन कैश है, जो इनडायरेक्ट मेथड में एडजस्टमेंट में जो इनकम एक्सपेंस लिखते हो वो सारे नॉन कैश समझे जाते हैं, वो इधर नहीं आएंगे। जो इनकम और एक्सपेंस आपने किधर लिखे हुए हैं, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर, इंटरेस्ट एक्सपेंस, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डिफरेंस, वो तमाम जो वहां पर लिखे हैं ना, यहां पर नहीं लिख रहे। ये बात समझ लगी। इसके अलावा बाकी के लिख दे। अब या तो आप एसपीएल में लिखने का तरीका बता रहा हूं, एसपीएल में कैश आइटम्स ओनली, या एक और तरीका है, वो तरीका बताने लगा हूं, लिखूंगा नहीं, वो आप अपने अंदाज में लिख रहे हैं। या सारे एक्सपेंस लिख दो, जो नॉन कैश है वो दूसरी साइड पर लिख दो, सारे एक्सपेंस लिख के जो नॉन कैश है वो अपोजिट साइड पे लिख दो, फिर भी काम ठीक है। या तो सिर्फ चुन चुन के कैश आइटम लिखो, या सारे एक्सपेंस लिख लो, जो नॉन कैश हैं वो रिमूव करने के लिए अदर साइड पे लिख दे। ये दोनों बातें समझ लग गई। अब आप लोग कर दोगे क्लोज इसको, और आपके पास यहां पर क्या आएगा, कैश, और ये कैश क्या होगा, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। ये कैश डेबिट हो रहा है क्रेडिट, क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्या चीज आ गई आपके पास, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। डन। चलो जी नेक्स्ट फिर,
इनकम पे आ जाए। बहुत रेयर केसेस में इनकम आती है, लेकिन जब आती है तो फिर किसी को समझ नहीं लगती, क्योंकि आदत नहीं होती ना। और आपसे एक और मसला कि आप लोगों ने जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ एमसीक्यूज, ये भी एक मसला है, क्योंकि पहले तो एक मैनुअल होता था ना, तो उसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती थी। अब तो वो प्रैक्टिस भी नहीं रही। अब आपने तो बिस्मिल्लाह करके पेपर पास किए हुए हैं। तो इनकम का लेजर बनाएंगे, सेम ट्रीटमेंट। इसके भी दो ब्रॉड और पॉसिबल हैं, अगर एक है तो ठीक है। क्या होगा इस पर, इस साइड पर कौन सी इनकम आएगी, रिसीवेबल या अनअर्न्ड, एक्रूड या रिसीवेबल, और इधर अनअर्न्ड। अगर बैलेंस गिवन होगा तो लिखेंगे, वरना सेम चीजें। अब आपका एसपीएल इस साइड पर आएगा। कौन सी इनकम इधर लिखनी है, कैश आइटम्स ओनली। बट अगर सारी लिख बैठो तो वो जो नॉन कैश है वो अपोजिट साइड पे लिखते हैं। यहां पर लिखनी है कैश आइटम्स ओनली, बट अगर आप सारी लिख बैठो तो फिर जो नॉन कैश आइटम होगी उसको अपोजिट साइड पर लिख देना। आपके पास बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा कैश। और ये कैश क्या होगा भला पता है, ये कैश क्या होगा, हाँ जी, ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम अदर इनकम, और ये हमारा इनफ्लो जाकर हो गई 4 ओवर के, बस खत्म। अब आपने सबसे पहले ये 3 लेजर तो नॉर्मल बनते ही बनते हैं, टोटल 4 लेजर मैक्सिमम होते हैं। बनाने के बाद आपका इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट हो जाए। ये जो सवाल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैंने कहा था कि इनडायरेक्ट मेथड से सवाल करेंगे, तो जहरी सी बात है, ऊपर वाला पोर्शन तो आप कर लोगे, नीचे वाला पोर्शन दोनों का सेम है। जब भी सेम क्वेश्चन कोई आ जाए ना, तो आप ऐसे किया करो, 2 वर्किंग कर लिया करो। वर्किंग नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, वर्किंग नंबर 2 इनडायरेक्ट मेथड। उन दोनों से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकालो, और दोनों हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि उसके बाद सारा काम सेम है। तो आंसर सेम है कि तरीका कार डिफरेंट। अब चलो सवाल पे चलते हैं। यही सवाल था यूनिवर्सल वाला, इसको हम किस मेथड से करेंगे, इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट मेथड से। चलो जी डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे, ये हम पूरा कर लेते हैं, और आप लोगों का आधा इनडायरेक्ट भी हो जाएगा, आधा फिर घर जाकर कर लेते। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, स्टॉक एंड ट्रेड, रिसीवेबल कैश, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, सरप्लस, वो सारा वही डाटा। इंटरेस्ट पेबल, ट्रेड पेबल, एक्रूड लायबिलिटीज, अनअर्न्ड मेंटेनेंस, इनकम टैक्स पेबल। हाँ ये वो बाकी सारी वही बातें हैं, इसके अंदर इंटरेस्ट पेबल नहीं लेना, टैक्स पेबल नहीं लेना। जो चीजें वर्किंग कैपिटल में नहीं लेते ना, वो यहां पर भी नहीं लेते। जो चीजें इनडायरेक्ट मेथड में वर्किंग कैपिटल के सेक्शन में नहीं लेते, वो यहां पर भी नहीं लेते। तो सबसे पहले मैं रिसीवेबल का लेजर बनाने का, वर्किंग नंबर 1। पेपर में अगर डायरेक्ट मेथड आ जाए, आपका सवाल शुरू कहां से होगा, ये यूनिवर्सल लिमिटेड था, यूएल लिख लेते हैं, और यहां पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। फॉर द ईयर एंडेड, क्या है डेट ईयर एंड की, 30th जून 2007। आपने ना बगैर किसी से पूछे और बताए पहले 3 चीजें लिख लेनी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, वर्किंग नंबर 1, कैश पेड टू सप्लायर, वर्किंग नंबर 2, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, वर्किंग नंबर 3। इनका पता नहीं है या नहीं है, वो बाद में सवाल के अंदर देखेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, वर्किंग नंबर 1, कैश पेड टू सप्लायर, वर्किंग नंबर 2, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, वर्किंग नंबर। सर पेपर में ऐसा करना है, क्योंकि सवाल को हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि इसमें इनकम भी है, वो मेंटेनेंस इनकम आपको याद हो, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम इनकम, अदर इनकम लिखना, क्योंकि एक इनकम ऊपर आ चुकी है, वर्किंग नंबर
लो मेरे भाई, सारी बारी बारी वर्किंग करते जाएंगे और इसमें ये 4 वैल्यूज पुट हो जाएंगी, हमारा आंसर। तो वर्किंग नंबर 1, कस्टमर अकाउंट। हाँ जी बताइएगा जरा, मेरा ब्रॉडबैंड कितना आ रहा है आपके पास? ये डेटर्स की अमाउंट पड़ी हुई है, लेकिन ये तो नेट है, 6% नेट है, पता है ना, सवाल पिछला ही है। सवाल इसमें बड़ा दूर जाकर देखते, ये देखो, और इसमें 7 मिलियन बैड डेट्स भी हैं। तो आपके पास डेटर्स और ये अमाउंट्स इन 1000 में गिवन है, नीचे मिलियंस में है, तो हम 1000 में ले लेते हैं। ब्रॉड ऑन कितना है? 56,000। ब्रॉड ऑन 56,000। कैरीड ऑन 68,000। गॉट इट? सवाल के अंदर कैश तो हमने फाइंड करना है। माजरत माजरत माजरत, इसको क्रॉस करो जरा। डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 100, 94 है। हाँ। ये कितना था? 56 डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 59,574। इसके बाद यहां पर भी आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाइड बाय 100, 7234। डन। अब हमारे पास क्या रह गया बाकी? बैड डेट्स। 7,000 बैड डेट्स। जिस हाल में भी बैड डेट्स होना यहां आते हैं, चाहे एक होते हैं प्रोविजन वाले बैड डेट्स और एक होते हैं फ्रेश बैड डेट्स। प्रोविजन पहले ही डाउट था, फ्रेश यकीन नहीं था, लेकिन बैड डेट्स हो गए। हाँ जी, सेल्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर भला? 270, इसमें 60% क्रेडिट सेल्स हैं, लेकिन हमने तो टोटल सेल लेनी है, चाहे 60 और 40 से अलग अलग करके कर लो। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ डेटर का अकाउंट बनाते हैं, इसलिए उन्हें कैश सेल्स अलग से ऐड करनी पड़ती है। हम कौन सा लेजर बना रहे हैं? कस्टमर का, तो हमें जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट कितनी अमाउंट है सेल्स की? टोटल सेल्स लिख ले 273। लो जी, क्लोज कर लो, आपके पास कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर आ जाएगा 59,574 प्लस 273,000 माइनस 7,000 माइनस कितना? 253,234। चेक कर ले सब लोग, 253,234। तो इसी समय लग गया ना कस्टमर का अकाउंट, तो लिखने पर आपकी अमाउंट आ गई वर्किंग नंबर 1 से 253,234। अब आ जाए पेमेंट टू सप्लायर पे। पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर अकाउंट। कौन सा डाटा लोगे? जाग जाओ 2 मिनट के लिए, दोबारा जाग जाओ, फिर चाहे सो जाना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फिर से आ गई जी मेरे भाई। सप्लायर आपका है कितना का है सप्लायर? 39 और 42, 39 और 42। ओके, और तो कुछ नहीं है ना। ब्रॉड ऑन कितना हो गया? ब्रॉड ऑन हो गया 39,000। कैरिड ऑन कितना हो गया? 42,000। यहां पर हमने क्या लिखना है? परचेजेस। परचेजेस गिवन नहीं है, बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है। कोई बंदा ऐसा कॉस्ट ऑफ सेल भी हो, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी हो, परचेजेस फाइंड हो सकती है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सप्लायर का लेजर पूरा करने के लिए एक और लेजर बनाना पड़ेगा। वो कौन सा लेजर होगा? कॉस्ट ऑफ सेल या स्टॉक का? ये अब सिंपल इक्वेशन लिख लो, प्लस माइनस कर लो, करो जरा ट्राई। मैं यहां पर ही आपको कर देता हूं।
चलिए जी, मैं यहां पर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल है 187,500 और यहां पर देखिए आपका ये स्टॉक एंड ट्रेड पड़ा, यहां पर मैं स्टॉक का लेजर बना रहा हूं, वर्किंग नंबर 3 कर लो, स्टॉक अकाउंट वर्किंग नंबर 3 उधर लिख बैठे, 5 कर लो, स्टॉक अकाउंट जी। ब्रॉडर कितना स्टॉक का 45,000, कैरी ऑन कितना है 58,000, कॉस्ट ऑफ सेल यहां पर आएगा, परचेज यहां पर आएगा, चाहे लेजर याद कर लो चाहे इक्वेशन याद कर, लेजर या इक्वेशन जैसे मर्जी आपका तरीका। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है 187,500। लो मेरे भाई इसको क्लोज करेंगे तो परचेज आ जाए 200। एक और मजे की बात बताऊं, अगर सवाल के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ना होता तो कॉस्ट ऑफ सेल को ही परचेज समझ लेते, बट अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो फिर परचेज लेजर बनाकर फाइंड कर। लो जी, आप लोगों का सप्लायर के लेजर का इंग्रेडिएंट मिल गया जी। परचेजेस कितनी आई 2005। लो जी, और कुछ भी नहीं है, आपके पास कैश पे टू सप्लायर भी आ गया, वर्किंग नंबर 2 197। ये आपकी बैलेंसिंग समझ लग रही है ना, या सो गए हो? क्योंकि डायरेक्ट मेथड से सवाल आ जाए ना तो काम जिंदगी आसान होती है। 197,500 ये हमारा आउटफ्लो होगा। अगली वर्किंग कौन सी चल रही है, वर्किंग नंबर 3 एक्सपेंस का लेजर। ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है बस। अब हम पहले तो लिख लो जितने आपके एक्सपेंसेस हैं एक्रूड वाले और प्रीपेड वाले सारे यहां लिखोगे, सिवाय उनके जो आप वर्किंग कैपिटल में नहीं लिखते हो। अब यहां पर आए, खेलना इसमें भी टेक क्रॉस ही है, पहले आ जाए यहां पर, इसमें तो कुछ भी नहीं आना क्योंकि ये चीजें ही और गिवन है। आपके पास स्टॉक एंड ट्रेड है, रिसीवेबल है और कैश है, सब कुछ और ही है। यहां पर आए, इंटरेस्ट पेबल लेंगे, इसको तो अलग से लेते होते हैं, ट्रेड पेबल भी हो चुके हैं। एक्रूड लायबिलिटीज नंबर 1 अनअर्न्ड मेंटेनेंस, ये इनकम है, वो नीचे सवाल के अंदर बताया हुआ है कि ये इनकम है। इनकम टैक्स पेबल खत्म होगी बात, तो हम यहां पर एक छोटा सा लेजर बना लेते हैं इधर ही, यहां पर ब्रॉड ऑन कितना है एक्सपेंस का लेजर 18,000, कैरिड ऑन कितना है एसपीएल। अब एसपीएल में एक्सपेंस देखे कौन कौन से हैं, एक तो ये पड़े हुए, बस खत्म। अब अगर आपने सारे एक्सपेंस लिख लो तो फिर इसमें ढूंढो कि ऐसे कौन से एक्सपेंस हैं जो नॉन कैश आइटम्स हैं, वो दूसरी साइड पर लिख देंगे, या फिर यहां से ही माइनस करके लिखो। एक तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन है, मानते हो डेप्रिसिएशन किसके अंदर होगी, और हमने डेप्रिसिएशन फाइंड भी की थी लास्ट टाइम, बल्कि गिवन है नीचे गिवन है। इसमें जो नॉन कैश आइटम हैं जो इसमें से रिकॉर्ड हुए हैं, एक तो बैड डेट्स होगा, ये भी तो नॉन कैश है, दूसरा डेप्रिसिएशन होगा, गेन ऑन डिस्पोजल तो अदर इनकम में होगा, ये भी इनकम में होगा, डिस्काउंट भी होगा, डिस्काउंट भी तो नॉन कैश है, तो 200 सॉरी ये इनकम है, माजरत फिर वही गलती होने लगी थी। और जनाब या तो आप अपने एक्सपेंस में से जो नॉन कैश एक्सपेंस है ये माइनस करके लिख दो, या पहले एसपीएल का लिख कर वो अपोजिट साइड पर लिख दो, ये आपकी अपनी मर्जी है। 46766 माइनस 7,000 माइनस 22,500। सर वो पूरा भी देंगे, उसका कॉस्ट ऑफ सेल में भी तो 70% डेप्रिसिएशन चार्ज की है। हाँ
तो सर 30% 30%, 6.75 22,500 है 22,500 मल्टीप्लाइड बाय 30%। 30%। देखिए जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कॉस्ट ऑफ सेल में है वो तो कॉस्ट ऑफ सेल में चली गई ना, जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर है तो उसमें भी तो हमने नॉन कैश आइटम करनी थी ना, क्या उसके अंदर तो भी डेप्शन। इधर आओ जरा वापस, देखिए इस कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर जो आपने सप्लायर का लेजर बनाया था, सप्लायर का नहीं डेटर का, उसके अंदर भी तो डेप्रिसिएशन थी, वो भी तो नॉन कैश आइटम थी। चलो पहले ये लिख लें जी, मैं वही उसी की बात कर, प्रोविडेंट कितना है इसमें 18,000 था, कैड ऑन कितना 20,000 और इसमें एक्सपेंस सारे लिख लेते हैं एक दफा। एसपीएल में कितने एक्सपेंस गिवन है 4,6,766 और जो नॉन कैश है एक डेप्रिसिएशन है एक बैड डेट्स है। डेप्रिसिएशन सारी नहीं होगी क्योंकि जितनी कॉस्ट ऑफ सेल में है वो कॉस्ट ऑफ सेल में रिकॉर्ड करेंगे और वो कॉस्ट ऑफ सेल का भी डिफरेंस ले लेते हैं अभी जी। इसकी प्रोविजन निकाले कितनी आई, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैसे, डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना, ये कितनी अमाउंट आई, ब्रॉड ऑन प्रोविजन कितना है क्योंकि हो सकता है इनकम में हो 3574 और इसकी प्रोविजन डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाइड बाय 6 4340 प्रोविजन कम हुई ज्यादा कितने से 766। तो जितने से प्रोविजन बड़ी होगी हमने एक्सपेंस में लिखा होगा, अगर प्रोविजन कम होगी तो हमने इनकम में लिखा होगा। जितने से प्रोविजन बड़ी होगी एक्सपेंस और जितने से प्रोविजन कम होगी इनकम, तो ये भी हमारी नॉन कैश आइटम है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो डेप्शन बता दे 22,500 मल्टीप्लाइड बाय 30% 6,750 और बैड डेट्स कितने और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 7 लो जी। इसके बाद जो डिफरेंस आएगा दैट इज कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। हमने करना ये है वो तमाम एक्सपेंसेस रिवर्स कर देने हैं जो नॉन कैश आइटम्स हो। वो कॉस्ट ऑफ सेल में अभी करना है, वो हम भूल गए थे, वो नीचे पड़ा नहीं था, वो भूल गए थे। अभी 30% करके ना ये कंप्लीट कर लें फिर उसको भी देखते हैं। 30,000 सर जी, अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल में से 70% निकालेंगे तो फिर इधर तो पूरी चार्ज करनी चाहिए डेप्रिसिएशन। नहीं उसके अंदर 70% डेप्रिसिएशन है, इसके अंदर 30% है। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर भी डेप्रिसिएशन है और इसके अंदर भी है। अब वो दोनों नॉन कैश है, इसके अंदर 30% है तो 30% निकाल देंगे, उसमें 70% है तो 70% निकाल देंगे। अब सिंपल ऐसा करो ना, जितना कैश पे टू सप्लायर है उसमें हमने जो डेप्रिसिएशन के नाम से है वो तो पे नहीं किया होगा ना, तो वापस ऐड बैक कर देते हैं। आप ये जो कॉस्ट निकल रही होगी कॉस्ट ऑफ सेल, आपने यहां पर देखें ये जो आपने कॉस्ट ऑफ सेल लिखी हुई है यहां, ये सारी स्टॉक वाली नहीं है, इसमें 70% 22,500 का 70% डेप्रिसिएशन है। तो पहले आप करो 22,500 का 70% कितना आ रहा है, कितना 15,750। तो ये 187,500 में से 15,750 निकाल देंगे क्योंकि वो नॉन कैश है और वो कॉस्ट ऑफ सेल स्टॉक वाली है ही नहीं। तो कितनी अमाउंट आई इसमें से 187,500 में से माइनस करें 171753। ये असल कॉस्ट यानी अब परचेज फाइंड कर लो, ये ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सेल थी विदाउट डेप्रिसिएशन। इसमें 58 ऐड करके 45,000 माइनस करो 184,756 या 0
और देखो ना, एक रोला नहीं डालना वो इधर, सिंपल सी बात है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल हमने लिखी थी वो सारी कॉस्ट ऑफ सेल स्टॉक, उसके अंदर 70% डेप्रिसिएशन भी शामिल थी, उसने लिखा हुआ है सवाल के अंदर। यहां पर देखें, कहता है आपकी डेप्रिसिएशन है 22.5 मिलियन, 70% ऑफ द डेप्रिसिएशन वाज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। अब ये क्यों कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज होती है? वो इन्वेंट्री बनाते वक्त जब कोई प्लांट या मशीनरी इस्तेमाल हो रही हो तो उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होती है। इन्वेंट्री बनाते वक्त अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी इस्तेमाल हो रही हो तो उसकी डेप्रिसिएशन हम लिखते हैं रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। उस फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी आती है। तो अब 70% हमने वहां से निकाल दिया, तो आपकी नई परचेज कितनी आई थी? 184,750. 184। अब कैश कितना पे किया? 181,750. 181, वही डेप्रिसिएशन माइनस कर दी बस। तो ये जो अमाउंट है हमारी कैश पे टू सप्लायर, ये आ गई 181,750। देखें स्टॉक का लेजर, यहां पर देखें कि अगर हम बात करते हैं स्टॉक, हमारे पास ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन कितना पड़ा हुआ है? ब्रॉड ऑन कितना है? 56,000 नहीं 45,000। और कैरिड ऑन कितना है? 58,000। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 187,500, लेकिन वो उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी है। 22,500 टोटल डेप्रिसिएशन है, उसका 70% इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। तो हम कॉस्ट ऑफ सेल से निकाल के लिखेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम्स है। तो निकालो तो कितनी अमाउंट बाकी बच गई? 171,750। और इसको क्लोज करेंगे तो परचेज आ जाएगा। वो जो अमाउंट है वही आएगी। अब आ जाओ इनकम का लेजर। इनकम के लेजर में अनअर्न्ड इनकम का ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन गिवन है। अनअर्न्ड इनकम का ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन गिवन है। इनकम, इसका ब्रॉड ऑन किस साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पे। ब्रॉड ऑन कितने से? 4,000। कैरिड ऑन कितना है? 2,000। एचपीएल में इनकम कितनी लिखी हुई है? एचपीएल के अंदर, एचपीएल के अंदर इनकम पहले ढूंढ लेना, बाद में अदर इंफॉर्मेशन। 11,000 एचपीएल में इनकम आ गई 11,000। इसके अंदर जो गेन है वो 3,000 है। 3 मिलियन गेन और डिस्पोजल, क्योंकि जो भी नॉन कैश आइटम इसके अंदर शामिल है वो हमने माइनस करनी है। और यहां पर देख ले अदर इंफॉर्मेशन के अंदर वो कहते हैं अदर इनकम के अंदर ना 3 मिलियन गेन और डिस्पोजल है, 8 मिलियन मेंटेनेंस का है और 10% डिस्काउंट वाला भी है। इसमें कौन सा हमने रिवर्स करना है? एक गेन और दूसरा डिस्काउंट, क्योंकि दोनों नॉन कैश आइटम्स हैं। तो गेन हमने 3,000 का रिवर्स कर दिया और डिस्काउंट हमने 200 का रिवर्स कर दिया। आपके पास कैश बचेगा ही 8,000। कैश कितना बच गया? चेक कर लो, 8,000 ही आना चाहिए। 11 में जी तो वो 200 के ऊपर, क्योंकि 18,000 और 20,000 था ना। 2,000 था, 200 था, 200 था। तो ये 8,000 आ रहा है ना, ये चेक करो जरा। 11 कितना? 6,000 आ रहा है पूरा। तो फिर और कौन सा 2,000 नॉन कैश आइटम इसके अंदर है? प्रोविजन में तो है नहीं। अनअर्न्ड इनकम का तो डिफरेंस है ना, क्योंकि उसने लिखा हुआ है मेंटेनेंस 8,000 है। तो फिर 2,000 कौन सा
आपका रह रहा है या तो फिर फॉर मेंटेनेंस इनकम। अच्छा हमने फाइंड किया रिसीव्ड, हमने क्या फाइंड किया है, रिसीव, सही है, ओके है। चले जनाब 8,000 आ रहा है ना या 6,000? 6,000 हमारी वर्किंग पूरी होगी। एक्सपेंस पे कितने किए, 30,250। इनकम कितनी आन की, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। बताएं जरा कितना आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। 253,234, 181,750, 30,250 और 6 3148 3148। चेक कर लो जरा कितना आ रहा है। नहीं 47,234 जी समझ नहीं आई। सप्लायर वाली वैल्यू कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन चेक करें बस। 47 भला ये वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि उसने एक्सपेंस को और सप्लायर को इकट्ठा किया हुआ है। आप भी इन दोनों को प्लस करें तो आपकी दिल की तसल्ली हो जाएगी। इन दोनों को प्लस करके चेक कर लें। अब इसके नीचे क्या लिखना है, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड और आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर आगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जी जो अदर इनकम पर डिस्काउंट जो लिखा, हाँ 200 का है कि 200 का था। आपका 2,000 का रिडीम हुआ था 1,800 में, तो आपको इनकम 200 की हुई थी। और देख बता देता हूं कैसे हुआ था। ये देखें आपके पास ना जो पड़ा हुआ था ना पहले 18,000 के आपके डिबेंचर 2,000 के पड़े हुए थे टोटल, 20,000 के और 18,000 के रह गए। कितने रिडीम हो गए, 2,000। कितने रिडीम हो गए। अब ये जो 2,000 है ये अमाउंट है, डिबेंचर नहीं है। एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का, तो टोटल 20 डिबेंचर रिडीम हुए और हर डिबेंचर के ऊपर डिस्काउंट कितना था, 10 रुपए। ठीक होगी बात। और अब इसमें आप देख लें। अच्छा इसको अगर आप जैसे अभी बात की थी, ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन वाला कौन सा, ये उसका इनडायरेक्ट मेथड वाला है। ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन इनडायरेक्ट मेथड वाला, ये भी वही है। और डायरेक्ट मेथड वाला भी, क्योंकि उसने वर्किंग 1 और 2 करके कहा कर दिया। ये वर्किंग नंबर 1 उसने की, ये वर्किंग कैश फ्रॉम कस्टमर और कैश फ्रॉम। अच्छा ये जो 2,12,000 आ रहा है ना, उसने एम्प्लॉय वाला वो सारा प्लस माइनस करके सिर्फ 2 वैल्यू लिखी है। हमारा ताल्लुक किसके साथ है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन असल में ये है। हमारे तो ये दोनों नहीं मैच कर रहे होंगे, क्योंकि उसके अंदर वो इनकम इसके अंदर उसने इसके अंदर लिख दिया है और दूसरी अमाउंट उसने एम्प्लॉयज के साथ, क्योंकि यहां पर उसकी हेडिंग चेक कर लो ना, कैश पे टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज, मतलब वो सैलरी वगैरह सारा कुछ इसके अंदर ही है। कल का होमवर्क एक तो अब मान ये सवाल जाहिर सी बात है करना है। इसकी ना बेसिक एग्जांपल जब आपने की थी ना, तो वहां पर लिखा हुआ था डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की तैयारी वहां से हो सकती है या इस सवाल से हो सकती है। डायरेक्ट मेथड के टोटल 3-4 सवाल है टोटल, इसके अलावा सवाल ही नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 24 है 25 है, ये था एग्जांपल नंबर 24। अच्छा आपका जो होमवर्क है बेसिक एग्जांपल, वो जो आप पहले कर चुके हो, वो आप सिर्फ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक डायरेक्ट मेथड से कर लेना। 9 और 10 थी ना। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल 24, मतलब ये दोबारा कर लेना। 25 और 26 मेन आपका होमवर्क है। डायरेक्ट मेथड की प्रैक्टिस के लिए 9वीं 10वीं और 24 इसमें डायरेक्ट मेथड है बस। आगे 25 और 26 डायरेक्ट मेथड की नहीं है, वो इनडायरेक्ट मेथड। और कल से ना होमवर्क भी चेक होगा।